बिलासपुर नामक गांव में कुछ ही दिन पहले मुखिया की पत्नी का निधन हो चुका था। इस बात से सारे गांव वाले दुखी थे, क्योंकि मुखिया और उसकी पत्नी अपने गांव के लोगों का खूब ख्याल रखते थे, उनके सुख दुख में साथ देते थे। इसलिए गांव वाले भी मुखिया और उसकी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे। उसी गांव के जंगल में रहता था एक चोर जग्गू और उसका चेला सुभाष। क्या रे सुभाष, बहुत दिनों से तूने गांव की कोई भी खबर नहीं सुनाई। क्या चल रहा है वहाँ? चोरी करने के लिए कोई घर ढूंढा कि नहीं? जग्गू भैया, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए घर में सोता ही रहता था। आज थोड़ा ठीक लगा तो सीधा आपसे मिलने चला आया। अरे मूर्ख, कोई खबर साथ में लाता तो आज ही हाथ साफ कर देते। ये छोटी छोटी चोरियां करके मेरा मन नहीं भरता। कोई बड़ा हाथ मारना है, उसके बाद आराम से बस खाना है, समझा तू? चल अब जा और कोई अच्छी खबर ही लेकर आना। सुभाष जंगल से निकल जाता है और गांव पहुंचकर कुछ लोगों के बीच जाता है। वहां जाकर वो उनसे बातें करने लगता है। अरे भाई सुनो, ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं और आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं पता गांव में क्या हुआ है? वो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं आज ही अपने घर से बाहर आया हूँ तो मैंने देखा पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, इसीलिए पूछ रहा था। 3 दिन हो गए हमारे मुखिया जी की प्रियतम का निधन हो गया है, इसीलिए हम सब उदास हैं। मुखिया जी की पत्नी का दिल बहुत ही अच्छा था, उनके बिना मुखिया जी एकदम अकेले हो गए हैं। सही कहा तुमने भाई, मुखिया जी की कोई संतान भी नहीं है, बस एक वफादार नौकर किशन है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं और उनकी सारी बात भी मानते हैं। गांव के लोग बातें कर रहे थे और इधर सुभाष चोर के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। सुभाष ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और वो मुखिया के घर काम मांगने के लिए चला गया। सुभाष उनके सामने जाकर खड़ा होकर बोलता है, बहुत दुख हुआ मालिक ये बात सुनकर, मालकिन कितनी अच्छी थी। तुम कौन हो भाई और यहाँ कैसे? मालिक, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, कोई काम की तलाश में हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो। अच्छा ठीक है बेटा किशन, इसे गायों की देखरेख के लिए रख लो। हाँ मुखिया जी, चलिए आपको आपका काम बता देता हूँ। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सुभाष है। हाँ तो भाई सुभाष, इन गायों को नहलाने का चराने का काम तुम्हारा है, ठीक है ना? हाँ शुक्रिया भाई, इस काम की मुझे बहुत जरूरत थी। चलो अच्छा है, यहाँ काम मिल गया, अब पल पल की खबर मिलती रहेगी और जग्गू भैया को कल ही सारी बात बता दूंगा मैं तो। अगली सुबह सुभाष मुखिया की गायों को चराने के लिए लेकर जाता है। थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाता है और वहां उसे जग्गू चोर मिलता है। फिर सुभाष सारी बातें जग्गू को बता देता है। अब मजा आएगा ना मामू। पर भैया, वहाँ उसका नौकर किशन है जिसकी सारी बात मुखिया मानता है, वो हमारे बीच का कांटा है, वरना मुखिया तो भोला आदमी है। कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो सुभाष, मौके का। फिर सुभाष वहाँ से अपने गायों के साथ मुखिया के घर वापस आ जाता है। वापस आकर चुपचाप वो घर के अंदर हो रही बातें सुनने लगता है। मुखिया जी, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं 2-3 दिन यहाँ नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है किशन, तुमने भी छुट्टी नहीं ली, जाओ जाकर तुम भी थोड़ा आराम करो। यही सही मौका है जग्गू भैया को खबर देने का। सुभाष जग्गू चोर के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है। जग्गू ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बात करके सुभाष वापस मुखिया के यहाँ आ जाता है। मुखिया जी, हमारे गांव के एक महान पंडित जी आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो मालकिन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा कौन है वो पंडित? बुलाओ उन्हें। सुभाष पंडित को आवाज लगाता है। वो पंडित उनके सामने आता है और वो पंडित कोई और नहीं बल्कि वही जग्गू चोर ही होता है जो अपना भेष बदल कर आया था।
आप कौन हैं पंडित जी और कहाँ से आए हैं? मैं इसी गांव का पंडित हूँ मुखिया जी, और मैं आपको और मालकिन को अच्छी तरह से जानता हूँ। कल रात को ही मालकिन मेरे सपने में आई थी और वो कह रही थी। क्या मालकिन आपके सपने में? वो आपके सपने में क्यों आई थी मुखिया जी? मैं भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे चुना होगा आप तक मालकिन की बात पहुँचाने के लिए। मुखिया बहुत भोले थे, इसलिए उन्होंने जग्गू पंडित की बात मान ली। जग्गू पंडित ने उन्हें मालकिन के लिए अच्छा अच्छा खाना रात में गांव के जंगल की गुफा में छोड़ने को कहा। बस इतना ही कहा था मालकिन ने। ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। आपके मालकिन को खाने का बहुत शौक था, शायद उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। फिर उस रात मुखिया और सुभाष गांव की गुफा में जाकर 2 थाली स्वादिष्ट खाना छोड़ आए। थोड़ी देर बाद गुफा में सुभाष और जग्गू पंडित आए और दोनों ने खाने की थाली साफ कर दी। वाह उस्ताद, आपने तो अच्छी चाल चली। आगे आगे देख बेटा, होता है क्या। प्रणाम मुखिया जी। हाँ पंडित जी बताइए, मेरी प्रियतम अब तो खुश है ना? उसे खाना मिल गया ना? मुखिया जी, मालकिन खुश हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पसंदीदा कपड़े और कुछ गहने मंगवाए हैं। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की। प्रियतम खुश है, वो अपने गहने पहनना चाहती है। पंडित जी आप जाइए, हम आज रात को ही उस गुफा में अपना सामान छोड़ देंगे। मुखिया सुभाष के साथ रात में फिर से 2 थालियों में कुछ कपड़े और गहने लेकर चल दिए। थोड़ी देर बाद जग्गू पंडित और सुभाष फिर से गुफा में आ जाते हैं और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुभाष, इस बार हमें आखिरी बार बड़ी चीज मांगनी है, उसके बाद हम इस गांव से चले जाएंगे। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम मुखिया जी। बताइए अब क्या कहा हमारी प्रियतम ने? हाँ मुखिया जी, उन्होंने अपने गहने और सोने के 5 बिस्किट मंगवाए हैं। ये क्या बात हो रही है मालिक? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे बेटा किशन, ये हमारे गांव के महान पंडित हैं। इनके सपने में तुम्हारी मालकिन आकर अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं। अच्छा पंडित जी, मालकिन को तो गुलाब का इत्र भी बहुत पसंद था, वो लाने को नहीं कहा उन्होंने? अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल ही गया था, उन्होंने मंगवाया है ना गुलाब का इत्र। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। किशन को शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उस रात किशन भी मुखिया के साथ गहने लेकर जाने लगा और उनके साथ गांव के 2 और लोग लाठियां पकड़कर जाने लगे। थोड़ी देर में जग्गू पंडित और सुभाष वहां आ गए। सुभाष, चल जल्दी कर, सारे गहने उठा, हम निकलते हैं। जग्गू पंडित ऐसा बोल ही रहा था कि मुखिया और सारे लोग वहां आ गए। मूर्ख चोरों, तुमने झूठ बोलकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। मूर्ख लोग, हमारी मालकिन को तो गुलाब का इत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तुमने इत्र लाने को कहा, तभी हमें पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखो कैसे तुम लोगों को इसकी सजा मिलती है। दोनों आदमी लाठियों से दोनों चोरों को खूब मारने लगे। किशन और गांव के सारे लोगों ने बुरी तरह से सुभाष और जग्गू को पीटा था, जिसके बाद वो किसी के साथ भी चालाकी करने की सोच भी नहीं सकते थे। मालिक, अब आप किसी भी बात की चिंता ना करें। आप और आपका धन और ये बिलासपुर गांव बिल्कुल सुरक्षित है। पर मालिक, मुझे अपने गांव वापस जाना होगा। माँ की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है, तो मुझे अब उनके पास ही रहना होगा। तुमने हमारी बहुत सेवा की है किशन, अब आगे का हम खुद देख लेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ और बस अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो। शुक्रिया मालिक। किशन हमेशा के लिए अपने गांव चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और एक दिन अचानक से मुखिया के घर जग्गू चोर आ जाता है। मालिक, मैं जग्गू, वही जिसने चालाकी से आपका धन लूटने की कोशिश की थी। हाँ, पर तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मालिक। उस दिन जब आपके लोगों ने हमें मारा, मेरा जीवन ही बदल गया।
उस मार के बाद मुझे मेरा सबक मिल गया। उस दिन के बाद मैंने चोरी छोड़ दी, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं बचा, जिसकी वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं उन्हें खाने तक को नहीं दे पा रहा था। पर मेरा नसीब तो देखो, जब से चोरी छोड़ी तब से कोई काम ही नहीं मिला। अब ऐसे में केवल आप ही मुझे काम दे सकते हैं मालिक, क्योंकि मैं दोबारा चोरी नहीं करना चाहता। ये तो तुमने बहुत ही नेक काम किया है। हम तुम्हें जरूर काम देंगे और तुम्हें चोरी बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो? धन्यवाद मालिक, आपका ये एहसान मुझ पर सदा रहेगा। आप जो भी बोलोगे मैं वो ही काम कर लूंगा। बस इतना कमाना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने बीवी बच्चे को वापस लाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। नर्मदिल मुखिया जग्गू पर तरस खाकर उसे घर में रख लेता है, क्योंकि मुखिया भी अकेला पड़ गया था। उसे भी एक साथी मिल गया। जग्गू मुखिया के घर और बाहर का सारा काम अकेले संभालने लगा। जग्गू एक होशियार आदमी था, तो वो पढ़ाई लिखाई का काम भी देखने लगा। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है जग्गू। वकील साहब ने बुलाया था, उनको जाकर मना करा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। मुखिया आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। मैं वकील साहब से मिलाता हूँ। पर जग्गू ये जमीन जायदाद का काम है, आपका नमक खाया है मालिक, और आपसे ही तो ईमानदारी सीखी है। आप चिंता ना करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है जग्गू, ये लो चाबी। जिस तिजोरी में धन है उसी में कुछ कागजात रखे हैं, उसमें से कुछ बदल करवाना है। तुम ले जाकर वकील को दे देना, वो खुद ही सब समझ जाएंगे। ठीक है मालिक। जग्गू ने जैसे ही तिजोरी खोली, उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। बूढ़े मुखिया, तेरी वजह से उस दिन मुझे इतनी मार पड़ी, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ गई। तुझसे तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। अब ये सारे गहने सब मेरा, और इसके अलावा अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जग्गू तिजोरी से सारे गहने निकाल लेता है और अगले दिन जग्गू कुछ कागज लेकर मुखिया के पास आता है। आज बड़े खुश लग रहे हो जग्गू, क्या हुआ? पत्नी वापस आ गई है क्या तुम्हारी? वो तो वापस आ ही जाएगी बूढ़े मुखिया, अब तेरा क्या होगा? क्या हुआ जग्गू, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुखिया जी, अब आप कुछ नहीं है, आप कंगाल हो चुके हैं। ये देखिए, आपकी सारी जमीन और घर मैंने अपने नाम करवा लिया है, और आपके घर में जो धन था अब वो भी मेरे कब्जे में है। इतना ही नहीं, अब से इस गांव का मुखिया भी मैं ही बन जाऊंगा और तुझे अपना नौकर बनाऊंगा, जैसे इतने समय से मुझे बनकर रहना पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो जग्गू? तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? मत भूलो, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में काम दिया था, छत दिया था, इज्जत दी थी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुखिया। जैसे तुमने मुझे अपने लोगों से पूरी तरह पिटवाया था, वो मैं कैसे भूल जाता। उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने उसी पल सोच लिया था तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। इसका मतलब जो तुमने मुझे बताया वो सब झूठ था, धोखा था, इतना बड़ा विश्वासघात। आज मेरा बदला पूरा हुआ। चल अब निकल इस घर से, ये मेरा हुआ। ए बूढ़े, तू पागल तो नहीं हो गया? सदमे में हंस क्यों रहा है? अबे बेवकूफ जग्गू चोर, तुझे लगता है बस चालाकी तू ही कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। दिमाग सबके पास होता है, बस उसे इस्तेमाल करने की देर होती है। मैं नहीं, बल्कि इस बार भी तू मेरी चालाकी में फंसा है। पर यह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ मेरे नाम है, और गहने भी। जिस दिन तू मेरे पास आया था, मैं उसी दिन समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं। इसीलिए मैंने तुझ पर नजर रखी, और मैंने अपना शक दूर करने के लिए उस दिन तुमसे तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वकील के पास जाने को कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहता था। मैंने अपने वकील से कहकर कुछ नकली कागज बनवाए, जो तुम्हें लगा था वैसे तुमने अपने नाम करवा लिए थे, और वो गहने भी तो नकली रखे थे मैंने तिजोरी में, क्योंकि मैं जानता था जब एक चोर भरी तिजोरी को देखेगा तब उसकी नीयत खराब तो होनी ही है।
असली कागज और असली गहने अभी भी मेरे पास है। ये नहीं हो सकता, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, नहीं ये नहीं हो सकता। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुखिया भी चैन की सांस लेता है। आज उसकी समझदारी से उसका धन दौलत बच गया था। जग्गू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जंगल में बने अपने खुफिया घर में वापस आ गया था। अब आप क्या करेंगे? एक बार फिर वो मुखिया हमसे जीत गया। अब मैं वो करूँगा। बूढ़े मुखिया, तेरी अकल भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। इस मुखिया की सबसे कीमती चीज है उसकी गेहूं वाली जमीन, जिससे उसे सबसे ज्यादा कमाई होती है। मैं एक रात उस जंगल को आग लगा दूंगा। मैं तो इन्हीं बुरी हरकतों के बारे में सोचकर इनको छोड़कर चली गई थी। सोचा था कुछ दिन बीवी बच्चे से दूर रहेंगे तो अकल आएगी, पर ये कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे वक्त रहते मुखिया जी को ये बात बतानी होगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? क्षमा कीजिए मुखिया जी, मैं उसी जग्गू चोर की पत्नी हूँ। तुम भी अपने पति की तरह मुझसे छल करने आई होगी। चली जाओ यहाँ से। नहीं मुखिया जी, मैं नहीं, बल्कि एक और बार मेरे पति आपसे फिर छल करने वाले हैं। वो एक और बार अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए आज रात को आपके गेहूं वाली जमीन पर आग लगाने वाले हैं। क्या ये जग्गू इस हद तक गिर जाएगा? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे सजा देनी ही होगी। मुखिया जी, वो मेरा पति है। मैं और मेरा बच्चा, उनका क्या होगा? तुम एक चोर की पत्नी होकर सच के लिए अपने पति के खिलाफ गई, ये बहुत ही बड़ी बात है। तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। हम तुम्हें अपने गांव में कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हम और हमारा गांव उठाएगा, पर उस जग्गू को दंड अवश्य मिलेगा, नहीं तो वो ऐसे ही हमारे गांव को ठगता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप जैसा मुखिया सबको नसीब हो। उस जग्गू को तो फांसी की सजा देनी चाहिए। अरे इसे तो जिंदा जला देना चाहिए। नहीं नहीं, इसे तो ऐसा दंड मिलना चाहिए जिसे ये जिंदगी भर ना भूले। तुम सब ये भूल रहे हो कि इस जग्गू की एक पत्नी और बच्चा भी है। अगर हमने उसे ऐसी सजा दी तो कोई भी पत्नी अपने मुजरिम पति, भाई या बेटे को ना तो उसका दंड दिलवाएगी, उल्टा उसके पाप भी छुपाएगी। इसलिए हम जग्गू को ऐसी सजा देंगे जिससे शिवानी और उसके बच्चे को तकलीफ ना हो। तो आप ही बताइए मुखिया जी, क्या दंड दे सकेंगे इस जग्गू को? हम जग्गू को अपने गांव से बाहर निकाल देंगे। वो कभी हमारे गांव में वापस नहीं आ पाएगा। शिवानी की मर्जी होगी, वो अपने पति के साथ जाना चाहती है या इसी गांव में रहना चाहती है। मैं यही रहना चाहती हूँ मुखिया जी। मुखिया जी की ये बात सभी लोगों को पसंद आई और शिवानी इस बात से खुश थी कि मुखिया ने जग्गू को गांव से निकालने का दंड सुनाया, जिससे जग्गू कभी गांव में वापस नहीं जा सकता था। साथ में शिवानी के रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। गांव के लोगों ने रात होने से पहले ही जग्गू को गांव से बाहर निकाल फेंका। अब गांव और मुखिया दोनों जग्गू से सुरक्षित थे। आसपास के गांव वाले भी मुखिया के नर्म दिली की बातें करने लगे थे। एक गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। रामू का काम था गांव के लोगों की दाढ़ी बनाना, बाल काटना और मालिश करना। उसके इस काम से उसे जितने पैसे मिलते थे उतने में उसका घर अच्छे से चलता था। वो रोज सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर अपने काम के लिए निकल जाता था। घर से जाते हुए वो अपना थैला देखकर अपना सारा सामान रखा है कि नहीं ये देखता है और फिर गांव में जाते हुए आवाज देने लगता है, रामू नाई आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, मालिश करवाने। रामू नाई आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, मालिश करवाने। ऐसा कहते हुए रामू जाकर एक पेड़ के नीचे बैठता है। थोड़ी देर में बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने तो कोई मालिश करवाने रामू के पास आते जाता है। रामू के पास कोई दुकान नहीं थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे ही अपना काम करता था। एक दिन रामू पेड़ के नीचे बैठा हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। उस समय उसका मित्र किशन उसके पास आता है।
अरे ओ रामू, यहाँ बैठे बैठे समय क्यों काट रहा है? वहाँ सरपंच ने तुझे अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जाकर देखता हूँ। रामू जल्दी जल्दी अपना थैला उठाकर सरपंच के घर की ओर निकल जाता है। चलो अच्छा है, आज सरपंच जी की दाढ़ी मालिश और बाल काटकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं नई कैंची ले लूंगा। अरे रामू, इतनी देर लगा दी तुमने आने में। ये देखो पूरे चेहरे पर झाड़ उग गई है, बाल भी बढ़ गए हैं। चल जल्दी जल्दी सब काट दे, पर याद रखना मेरे मूंछों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे मूंछों को कुछ हुआ तो तुझे कुछ होने लगेगा। रामू ने सरपंच के बाल काटना शुरू किया। थोड़ी देर में सरपंच ने फिर से रामू से कहा, ध्यान रखना रामू, मूंछों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं होगा मालिक, आप बस शांति से बैठे रहिए। फिर रामू ने सरपंच की दाढ़ी बनाना शुरू किया और उसी समय एक मच्छर ने रामू के कान में आकर जोर से काट लिया। मच्छर के काटने से रामू का हाथ हिल गया और उसकी वजह से सरपंच की एक तरफ की मूंछ कट गई। ये देखकर सरपंच गुस्से से लाल हो गया। अरे फटीचर, तूने आखिर में वही किया जिसके लिए मैं कब से तुझे सावधान कर रहा था। नहीं मालिक, गलती हो गई। वो मच्छर की वजह से मेरा हाथ आपकी मूंछों तक चला गया। मुझे माफ करिए मालिक, मुझे माफ करिए। अब वो मच्छर ने किया हो या तूने, मेरी तो मूंछें कट गई ना। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। सरपंच का गुस्सा देखकर रामू ने अपना थैला उठाया और वहां से भागने लगा। सरपंच डंडा लेकर रामू के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते रामू एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया, जिससे उसके थैले का सामान नीचे गिर गया और उसमें रखा हुआ एक छोटा आईना टूट गया। और फिर रामू ने जल्दी से सामान थैले में डाला। भागते भागते रामू जंगल में पहुंचा और वहां एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। सरपंच भागते हुए जंगल में पहुंचा। अरे रामू, किधर गया रे तू? एक बार हाथ में आजा, तेरी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। फिर कभी किसी की मूंछें काट नहीं पाएगा। अरे रामू, बाहर आ बाहर तू। रामू के कहीं ना दिखने पर सरपंच वहां से चला गया। रामू पेड़ पर बैठे हुए पहले ध्यान से देखता है कि सरपंच गया कि नहीं। उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतरकर सोचने लगता है, अगर आज मैं घर गया तो सरपंच मुझे छोड़ेगा नहीं। आज रात मुझे इसी जंगल में ही रहना होगा। फिर सुबह जाकर सरपंच से माफी मांग लूंगा, तब तक उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। उस मच्छर ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। जिस पेड़ पर रामू चढ़ा था वो एक भूत का घर था। उसने नीचे देखा कि एक आदमी यहाँ क्या कर रहा है। भूत उड़ते हुए रामू के सामने आ गया। कौन है रे तू छोरे, और इधर के करे है? तेनू रात को घूमने में बड़ा मजा आवे है लगता है। दिमाग में इतना जोर मत डालिए, मने तेज भूख लागियो रे। तेनू खा के मारी भूख शांत हो जाएगी। रामू ये सब सुनकर थर-थर कांपने लगा। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ सोचने लगा और अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगा। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं पगले। मैं रोज रात को घूमने निकलता हूँ और तेरे जैसे पगले भूतों को पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरा काम भूतों को पकड़ने का ही है और मैं तुझे यहाँ पकड़ने ही आया हूँ। अरे छोरे, मन्ने के मूर्ख समझ रखे है तूने। तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान जाऊंगा। लगता है तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं जो दिखाऊंगा उसे देख के डरना मत। तेनू दिख नहीं रहा है क्या? मैं भूत हूँ, भूत। मैं किसी से न डरूं। फिर तू कौन सी खेत की मूली है छोरे? रामू हंसते हुए अपने थैले में से टूटे हुए शीशे को निकालकर भूत को दिखाता है। शीशा टूटने की वजह से भूत को अपना चेहरा सारे टुकड़ों में नजर आने लगा। ये देखकर भूत डरने लगा। थोड़ी देर शीशे को देखने के बाद भूत सोचने लगा कि ये आदमी तो सच कह रहा था। उसने सच में भूतों को पकड़ के रखा है। ऐसा सोचते हुए भूत थर-थर कांपने लगा कि कहीं वो आदमी उसे भी ना पकड़ ले। ओ छोरे, तू तो सच कह रहा भाई। मन्ने माफ करियो, तू तो सच में भूतों को पकड़ने वाला आदमी हो। मुझ पर दया कर भाई, मुझे मत पकड़ियो। तुझको जो चाहिए बता दे, मैं सब दिया दूंगा भाई। बोल ना छोरे, तेनू की चाहिए, मैं दिया दूंगा। ठीक है, मुझे एक सोने से भरी थैली चाहिए, लेकिन तुम ये वादा भी करो कि तुम अब से यहाँ आने वाले लोगों को कभी परेशान नहीं करोगे और उनकी मदद करोगे। हाँ छोरे, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
रामू की बात मानकर भूत ने अपने जादू से रामू के लिए एक सोने से भरी थैली दे दी। रामू ने थैली देखी तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अब मरने जाने दो मालिक। ठीक है, पर मेरी बात कभी भूलना मत, नहीं तो मैं तुझे पकड़कर बंद कर दूंगा। हाँ मालिक, मैं अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद करने में करूंगा। भूत को वचन दिलाकर रामू जंगल में चले जाता है। सोने के कुछ सिक्कों से वो अपने लिए नया घर ले लेता है और बाकी सिक्कों को अपने पास रख लेता है। उसके बाद भी वो अपना नाई का काम नहीं छोड़ता है। बड़े घर का मालिक बन जाने के कारण गांव के लोग उसका सम्मान भी करने लगते हैं और अब सरपंच भी उस पर गुस्सा नहीं करते हैं।